7 2026। आज हम पढ़ रहे हैं पहला। देखो ये चैप्टर 3 पार्ट में है दोस्तों, मेजरमेंट्स एंड लिमिट्स। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट इसमें डायमेंशन का है, तीसरा पार्ट इसमें किसका है, एरर्स का है, चौथा पार्ट इसमें इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, 2 इंस्ट्रूमेंट्स आपके सिलेबस में हैं। तो टोटल ये 4 पार्ट इस चैप्टर के हैं। ठीक है। तो पहला पार्ट मेजरमेंट में हमने क्या लिखा था, फिजिकल क्वांटिटी। सबको समझ में आई है? क्या मेजर करते हैं हम जीवन में अपने? फिजिकल क्वांटिटीज मेजर करते हैं। ठीक है, और कोई भी ऐसी चीज जिसे मेजर कर सकते हो, माप सकते हो, चाहे वो डायरेक्ट मेथड से मापें। डायरेक्ट का मतलब इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, इनडायरेक्ट का मतलब है तो इंस्ट्रूमेंट ही, पर इंस्ट्रूमेंट को हम पूरा नहीं रख सकते हैं। हम्म। पहले ही चैप्टर में मैथ की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसमें नीट से भी क्वेश्चन बनता है, और जेई में एडवांस तक क्वेश्चन बनते हैं, और ये फ्री फंड का क्वेश्चन है, नीट और जेई। समझ में आ रही है फ्री फंड का मतलब? समझते हो? मतलब ऐसे ही हो जाएगा अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो। ये चैप्टर का क्वेश्चन बहुत एडवांस में तो थोड़ा सा आता भी है इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह पे, लेकिन नीट जेईई में बहुत आसान सवाल आए हैं, तो थोड़ा सा इस पे कुछ लॉजिक है वो आपने समझ लिया तो क्वेश्चन हो जाए, और आसान है। फिर फिजिकल क्वांटिटी जो है ये हमने डिवाइड कर दी 2 तरीके से। कितने तरीके में डिवाइड कर दी? लिखते जाओ। एक होती है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दूसरी होती है हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, एक तीसरे टाइप और बोल देते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कंप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, कुछ भी। ठीक है, कुछ भी, मतलब कंप्लीमेंट्री बोल देते हैं, सप्लीमेंट्री। तो हमारी 2 तरीके की मेनली ये फंडामेंटल में इंक्लूड है। ठीक है, बाद में जब हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ेंगे तो आप देखोगे एसआई यूनिट्स में सप्लीमेंट प्लस फंडामेंटल दोनों इंक्लूड है। क्लियर? तो सबसे पहले पढ़ते हैं फंडामेंटल। फंडामेंटल को बोलते हैं मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, चलो इससे पहले भी एक, इसे छोड़ो, पहले एक चीज समझते हैं, व्हाट इज मेजरमेंट। पहले ये थोड़ा सा ये समझ लो फिर चलते हैं। व्हाट इज मेजरमेंट? मेजरमेंट क्या होता है? मेजर करना। कैसे करते हैं मेजर? सिंपल सिंपल समझो कि आप मेजर करने, मैं लेंथ नापना चाह रहा, मान लीजिए मैं ये मेरी एक टेबल है, मैं इसकी लेंथ और ब्रेथ मेजर करना चाह रहा, यानी कि इसकी लंबाई और चौड़ाई, तो मैं क्या करूंगा? स्केल लेकर आऊंगा, या मीटर जिसे आप मीटर बोलते हैं वो लेकर आऊंगा। तो स्केल से क्या करूंगा, मुझे 1 मीटर नापना है तो 1 मीटर ऐसा लगाऊंगा इसमें। मान लीजिए इसकी लंबाई 5 मीटर है, तो उस मीटर को मुझे कितनी बार ले जाना पड़ेगा? 5 बार। ठीक है ना? तो मैंने क्या किया, इसकी लेंथ मेजर करने के लिए उस 1 मीटर को 5 बार कंपेयर किया। तो वास्तव में मेजरमेंट कुछ नहीं है, सिर्फ एक कंपैरिजन प्रोसेस है। क्या है ये? कंपैरिजन प्रोसेस। ठीक है, किसके साथ? उसी सेम फिजिकल क्वांटिटी का हम कोई स्टैंडर्ड बना लेंगे, और उस स्टैंडर्ड का बार बार कंपैरिजन करेंगे। जैसे हमने लेंथ को मेजर करने का स्टैंडर्ड बना लिया मीटर, और मीटर को मैंने 5 बार कंपेयर किया तो क्या बन गया? 5 मीटर। यानी कि किसी भी क्वांटिटी का अगर मेजरमेंट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कंपैरिजन करना पड़ेगा। किसका? फिजिकल क्वांटिटी का। कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी किसके साथ? फिजिकल क्वांटिटी ऑफ, विद, या विद सेम, विद स्टैंडर्ड, ऐसे लिखिए, विद स्टैंडर्ड। और ये जो स्टैंडर्ड है इसे ही हम क्या बोलते हैं? यूनिट। इस स्टैंडर्ड को क्या बोल लेंगे बाद में जाके? यूनिट। समझे? इसी का नाम मीटर क्या बन गई है? यूनिट। और लेंथ क्या बन गई है? फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है बात? तो मेजरमेंट में हम क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड बनाते हैं, सेम क्वांटिटी का। लेंथ है तो लेंथ के अकॉर्डिंग ही स्टैंडर्ड चुनेंगे, टाइम है तो टाइम के अकॉर्डिंग ही स्टैंडर्ड चुनेंगे। समझ में आ रही बात? ऐसा नहीं कि टाइम के साथ लेंथ का स्टैंडर्ड चुन लेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। समझ में आ रही बात? अगर लेंथ मेजर कर रहे हैं तो लेंथ का स्टैंडर्ड ही चुनेंगे। टाइम है तो टाइम का ही स्टैंडर्ड चुनेंगे।
ठीक है, आपने वेट मेजर करना तो वेट वाला ही स्टैंडर्ड चुनेंगे। ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड कुछ और चुन लिया और क्वांटिटी कुछ और मेजर कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते कि आप मेजर स्टैंडर्ड तो चुन लिया सेकंड और ना आप रहे लेंथ, ऐसा नहीं होगा। समझ में आ रही बात? तो सेम फिजिकल क्वांटिटी का ही स्टैंडर्ड चुनते मेजरमेंट करने के लिए, मापने के लिए। क्लियर है सबको यहाँ तक? कोई डाउट? तो मेजरमेंट कुछ नहीं है, कंपैरिजन प्रोसेस है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, किसके साथ? उसके स्टैंडर्ड के साथ। क्लियर होगी बात? तो मेजरमेंट करने के लिए, यानी कि अगर मुझे किसी चीज का मेजरमेंट करना, अगर मुझे किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करना है, तो मुझे क्या चाहिए? एक तो कंपैरिजन, जिसे हम बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ऐसा लिख लो आप, थोड़ा सा मैं जरा लिखो ऐसा। तो मेजरमेंट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? लिखो, फॉर मेजरमेंट वी रिक्वायर्ड टू थिंग। किसी चीज का मेजरमेंट करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है, यानी कि एक तो मुझे उस स्टैंडर्ड की आवश्यकता है या नहीं? जैसे हम क्या कह रहे हैं? यूनिट। क्लियर? और दूसरा, उसमें जितनी बार ये आई उसे क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, मुझे क्या चाहिए? एक तो यूनिट चाहिए और दूसरा कितनी बार मैं उसका कंपैरिजन करूंगी वो मात्रा चाहिए। यही तो है। जैसे एग्जांपल, लेंथ को मेजर कर, मैं किसे मेजर करना चाह रहा? लेंथ को। और लेंथ कितनी लिख दी? 5 मीटर लिख दी मैंने। तो इससे क्या मतलब है आपका 5 मीटर से? इसमें मीटर कितनी बार इंक्लूड है? 5 बार। यानी कि मीटर का जो मैंने कंपेयर किया, जिसको मैं मापना चाह रहा, वो कितनी बार किया? 5 बार। तो ये 5 क्या हो गया हमारा? न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये मीटर क्या हो गया? यूनिट। ठीक है भाई? क्लियर सबको यहाँ तक? तो यानी कि अगर मैं कोई एक अपनी तरफ से मान लूं कि एक फिजिकल क्वांटिटी है क्यू, तो इसे कैसे लिख सकता हूँ? एक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और एक उसकी यूनिट। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मुझे शो करना हो तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। क्यू इजकल टू एन क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, और यू क्या है? यूनिट। अब आपने पता, मान लीजिए मैं, देखो अब मैं ये लेंथ लेके चल रहा, एल इजकल टू 5 मीटर। इसे एक छोटी सी यूनिट में लिख रहा 500 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? इसे ये और छोटी यूनिट में लिख रहा 5000 mm। एक ही तो क्वांटिटी और क्या यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग है ना? तो यानी कि यूनिट तो होगी, ये क्वांटिटी तो होगी क्यू। अगर इसके लिए लिखूं तो मैं लिखूं N1 U1। इसके लिए लिखूं इक्वल टू किसके? N2 U2। दूसरी यूनिट आ गया, दूसरा सिस्टम। इसी के लिए मैं क्या लिख दूं? N3 U3। दैट ऐसे ही चलता जाएगा, पर क्वांटिटी हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट। वो लेंथ ही रहेगी, वो नहीं बदलती। भाई है तो लेंथ ही, पर सिस्टम अलग अलग है हमारे। ठीक है, ये कुछ और सिस्टम में है, ये सेंटीमीटर वाले सिस्टम में है, ये वाले सिस्टम में। समझ में आ रही बात? और ये सारा का सारा क्या है? कांस्टेंट। तो अगर मुझे इसे लिखना हो तो मैं इसे भी तो लिख सकता हूँ फिजिकल क्वांटिटी के लिए, NU इजकल टू कांस्टेंट। और यहाँ से एक रिलेशन निकलता है अच्छे से वाला, N प्रोपोर्शनल टू 1/. ठीक है भाई? एक अच्छा रिलेशन निकल रहा है यहाँ से। ये क्या कह रहा है? ये यूनिट है और ये न्यूमेरिकल वैल्यू। अब आपने बताया डिवाइड में है। ठीक है, डिवाइड में होने का मतलब ये है कि ये जितना भी बड़ा होगा, ऊपरले वाली चीज उतनी छोटी होती चली जाएगी। डिवाइड होने का मतलब यही है। ये 2 है तो ये हाफ 0.5 होगा। लेकिन अगर ये U4 हो गया तो 0.25 हो गया। तो 0.5 बड़ा, मान लीजिए यू की वैल्यू 2 है तो ये 0.5 होगा। अगर 4 है तो ये 0.25 होगा। तो 0.25 बड़ा 0.5, 0.5 बड़ा, तो इसका मतलब ये है कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी बड़ी होती चली जाएगी, एन की वैल्यू उतनी छोटी होती चली जाएगी। और जितना यू छोटा होता चला जाएगा उतना ही एन बड़ा। यहाँ से पता लग रहा, देखो ये मीटर बड़ी यूनिट है तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? छोटी है। यूनिट छोटी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है। ये यूनिट उससे भी छोटी है, इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और भी बड़ी। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी भाई साहब, 11th वालों। ठीक है ये? चलो वेरी गुड। तो यहाँ तक आपने मेजरमेंट की बात समझ में आया। ठीक है भाई? चलो जी, आगे बढ़ते हैं, मैं देखता हूँ और क्या टॉपिक है हमारे पास।
चलो जी, वहाँ पे हमारा क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे ये टाइप्स वाले। अब लिखो ये। तो हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो हमने मेजरमेंट सीख लिया। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स। वो मैंने बता दिया, मेनली दो तरीके की हैं, फंडामेंटल और ड्राइव। तो सबसे पहले फंडामेंटल पढ़ते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज और यूनिट्स। फंडामेंटल का मीनिंग क्या है? इसे बोलते हैं मूल राशि। ठीक है, क्या होता है फंडामेंटल? फंडामेंटल मतलब मूल राशि तो है। मीनिंग क्या है, क्या समझते हैं आप इनसे? क्यों कहा गया है इन्हें फंडामेंटल? मेरा क्वेश्चन ये है। यानी कि मैं इनकी हिंदी नहीं पूछ रहा आपसे, ठीक है, मैं पूछ रहा कि फंडामेंटल का मीनिंग क्या है। फंडामेंटल मीन्स रूट्स, मतलब उसमें किसी की मिलावट नहीं है, ये प्योर है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती। समझ में आ रही है? इनका खुद का अस्तित्व है। आगे समझ में? तो इसलिए इनका नाम क्या क्या है? फंडामेंट। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखने की जरूरत नहीं है, समझ लो, क्योंकि अब ये 11वीं की तरह नहीं कर सकते हम काम इसे, कि वो टीचर नोट्स बनाना प्रॉपर, आपने एग्जाम देना, पास होना। ठीक है, वो बात नहीं है। हमने सिर्फ एक समझना कि भाई ये किसी भी क्वांटिटी पे दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं कर, इनका अपना खुद का अस्तित्व है। और ये पूरे विश्व के साइंटिस्ट ने मिलकर कितनी बनाई? 7। 7 क्वांटिटी चुनी कि सब कुछ इन्हीं की टर्म में एक्सप्लेन होगा, इनसे सब कुछ एक्सप्लेन हो सकता है। समझ में आ रही बात? कोई भी क्वांटिटी बनानी हो वो इनसे ही मिलकर बनेगी, इसके अलावा किसी से मिलकर नहीं बनेगी। समझ में आ रही बात? पर ये किसी से मिलकर नहीं बनेंगी, इनका अपना खुद का अस्तित्व है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती। तो ये 7 क्वांटिटी आपने पता। अगर मैं लिखूं फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, फिर इनका मैं यूनिट भी लिख दूं, फिर उस यूनिट का सिंबल भी लिख दूं साथ साथ ही। ठीक है भाई, चलो जी। तो सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी क्या है हमारी? मास। इसमें यूनिट क्या है इसकी? किलोग्राम या ग्राम, जो भी एसआई, एसआई यूनिट है किलोग्राम। और सिंबल कैसे लिखते हैं? केजी। बताया ना। दूसरी यूनिट क्या है हमारी? लेंथ। फिर यहां से क्या लिखते हैं इसे? मीटर। और सिंबल क्या है? एम। फिर तीसरा यूनिट क्या है? तीसरी चीज क्या है हमारा? टाइम। यूनिट क्या है? सेकंड। और सिंबल है एस। क्लियर? लिखते जाओ। चौथी यूनिट क्या है हमारी? टेम्परेचर। टेम्परेचर बोलते हैं ताप को। टेम्परेचर यूनिट क्या है इसकी? केल्विन। हमेशा डिग्री नहीं है, ठीक है, केवल डिग्री सेल्सियस समझो। डिग्री सेल्सियस एसआई यूनिट नहीं है। ठीक है, केल्विन को कैसे? सिंपल के से लिखते हैं। कुछ बच्चे क्या करें, यहाँ डिग्री लगा दें इस पे। ठीक है, डिग्री नहीं लगती इसमें कुछ भी, कि डिग्री लग गई तो फिर ये टर्म्स में क्या हो गया? दूसरे की टर्म में बन गई ना, डिग्री की टर्म में बन गई, तो ये कोई डिग्री नहीं लगाएगा केल्विन। ठीक है, इसके बाद हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का क्या है? एम्पियर। और सिंबल क्या है? ई। ठीक है। और इसके बाद हमारा आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, इसे बोलते हैं कैंडिला, जिसे डिनोट करते हैं सीडी से। ठीक है। इसके बाद हमारी लास्ट वाली होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जो आप मेजर करते हैं केमिस्ट्री वगैरह में, अमाउंट ऑफ, सब जगह ही करते हैं, केमिस्ट्री की बात नहीं है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसे लिखते हैं मोल में। और सिंबल है MOL। ठीक है भाई। तो ये 7 क्वांटिटी हैं दोस्तों, जो जिन्हें हम फंडामेंटल बोलते हैं। क्लियर सबको यहाँ तक?
इसके साथ साथ दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में, दो हमारी क्या है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में क्या है, पहली क्वांटिटी है हमारा प्लेन एंगल, और सेकंड क्वांटिटी क्या है, पढ़ा है इसके बारे में, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। ठीक है, एक को बोलते हैं घन कोण और एक को सिंपल बोलते हैं कोण। ठीक है, घन कोण और कोण। क्लियर है? तो कोण के बारे में तो पता ही है आप। प्लेन एंगल क्या होता है, ये भी समझ लो, इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत यूज होगा इसका इंटरमीडिएट वाली थ्योरी में, उसका सॉलिड एंगल का। प्लेन एंगल, प्लेन एंगल क्या होता है, सबसे पहले ध्यान रखेंगे एक 2D एंगल होता है। कैसा एंगल होता है, 2D। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 2 डायमेंशनल प्लेन में बनता है। 1D 2D 3D ये समझते हो? ठीक है, जैसे ये मान लीजिए मैं जिसमें आप बैठे, इसे एक प्लेन समझो आप, ये 2 डायमेंशनल है। यानी कि अगर मैं सिर्फ ये जिसमें आप बैठे, जिसमें ये चेयर रखी है, अगर इसे ही कंसिडर करूं तो ये कैसा प्लेन है, एक 2D प्लेन। लेकिन अगर मैं ये भी जोड़ दूं एक्सिस कोने वाला, तो ये फिर रूम कैसा है, एक 3D। ठीक है, तो हम 2D प्लेन की बात करेंगे तो सिंपल इसकी डेफिनेशन क्या है, कि अगर कोई आर्क किसी पॉइंट पे जितना एंगल सब्सटेंस करेगा, उसे ही हम क्या कहेंगे, प्लेन एंगल। मान लीजिए एक आर्क है, आर्क का मतलब समझ रहे हैं, एक चाप। मान लीजिए मैं यहाँ से P1 से लेके P2 तक चला कुछ दूरी, ये चाप बनाया मैंने। मान लीजिए ये एस डिस्टेंस चलता है, तो ये क्या करेगा, कहीं किसी पॉइंट पे, यानी कि सेंटर पे, इस आर्क के सेंटर पे क्या करेगा, ये कुछ एंगल सबटेंड करेगा। ये एंगल इसमें सबटेंड कर दिया, मान लीजिए वो ठीक है। ठीक है, तो ये एंगल ही क्या कहलाया हमारा, प्लेन एंगल। अगर ये इसकी रेडियस आर है, तो ये भी कितना होगा, आर। प्लेन एंगल, ध्यान रखेंगे, प्लेन एंगल इज इक्वल टू, फार्मूला बनता है, सबने पता है, आर अपॉन रेडियस। अगर चित्र में देखो तो थीटा हमारा एंगल है या नहीं, और आर कितना है, P1 P2, रेडियस कितनी, आर। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, एस बाई। ठीक है भाई। इसका यूनिट होता है, एक डायमें ये ध्यान रखेंगे, एंगल इज डायमेंशनलेस। एंगल इज, ये ध्यान रखेंगे आप हमेशा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। बट यूनिट होती है इसकी। यूनिट क्या है इसकी, किस में मेजर करते हैं, ऐसा यूनिट है इसका, रेडियन। शॉर्टकट में लिखते हैं रेडियन। क्लियर बात? तो ये हमारा प्लेन एंगल है, सभी समझते हैं इसे, जिन्होंने भी इंटर कर ली होगी पता होगा। टोटल कितना हो सकता है, मैक्सिमम 2 पाई। भाई एक पूरा अगर सर्किल बनाए तो कितना घूम सकता है, मैक्सिमम 360। ये पूरा एंगल कितना बनेगा, 360। तो इसकी वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक लाई करती है, 2 पाई। ठीक है, भाई तीन 360 बना सकता है मैक्सिमम, 0 से 2 पाई के बीच में लाई करे। ठीक है भाई, हो गए, आगे बढ़ूं या अभी ना? चलो जी दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है सॉलिड। इसे ऐसे डिनोट करते हैं ओमेगा से।
ये बड़ा ओमेगा है। ओमेगा के दो सिंबल हैं, इसे ओम भी पढ़ते हैं जब बारी में जाए। इसे बोलते हैं ओमेगा, इसे बड़ा ओमेगा बोलते हैं। एक ओमेगा ये है, एक ओमेगा ये है। ठीक है, ये स्मॉल ओमेगा है, ये कैपिटल ओमेगा। हाँ, रेजिस्टेंस का सिंबल ओम बोलते हैं। ठीक है, वैसे इसे डिनोट करते हैं ज्यादातर। वैसे तो आप कैसे भी डिनोट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो स्टैंडर्ड सिंबल है वो ये है। ठीक है, ओम है क्या ये? सबसे पहले लिखिए 3D एंगल। कैसा एंगल है? 3 डायमेंशनल। ठीक है, कोई भी प्लेन। ठीक है, कोई भी प्लेन, ध्यान से सुनो मेरी बात। कोई भी प्लेन जिस पॉइंट पे एंगल सब्सटेंस करता है, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? बताओ। सॉलिड एंगल। सपोज करो ऐसा नहीं समझ में आएगा ये, थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सर स्किप कर जा लो। ठीक है, आपने क्या रही बारी में स्किप ही कर गए होंगे। 3D एंगल कैसे बनेगा? मान लीजिए ऊपर एक छत है आपकी, प्लेन है पूरा। अगर मैं एक पॉइंट मान लूं, मुझे एक पॉइंट पे एंगल सब्सटेंड करना है इसकी सारी साइड से, सब जगह से, तो कैसा होगा? वो साइड भी मुझे यहाँ लानी पड़ेगी, ये साइड भी इस पॉइंट पे मिलाना पड़ेगा, ये कोना भी इस पॉइंट पे, वो कोना भी इस पॉइंट पे। तो फिर क्या बनेगा? ये सारे प्लेन ऐसे रुक जाएंगे ना, ऐसे पूरा एक क्या बनेगा? ऐसे बनेगा, ये इधर से भी ऐसे लगेगा पॉइंट पे, इधर से भी आपको ऐसे लगेगा। तो हमारी बात, वो जिस पॉइंट को पूरा टोटल एंगल बनाएगा ऐसे, वो 3D एंगल बनेगा, और उसे हम क्या कहेंगे? सोलिड। ठीक है, कोई भी किसी भी तरीके का हो सकता है। कोन की टाइप, कोन में देखना आसान है। मान लीजिए एक सरफेस है, ये और मैं क्या करूं, ये पॉइंट ले लूं, तो ये क्या करेगा? हर जगह से ये पूरा एक एंगल बनाएगा। ऐसा नहीं कि हर जगह से है ये, चारों तरफ से। ठीक है, तो ये सरफेस क्या कर रही है? ये वाली सरफेस यहाँ पे एक एंगल सबटेंड कर रही है। इसमें कलर पता नहीं कहाँ से आते हैं। ठीक है भाई, सोल क्या था गेट मैंने डालना? गेट का क्या था? 0 से सॉलिड एंगल पढ़ रहे थे दोस्तों। सॉलिड एंगल में मैंने जो आपको बताया वो समझ में आया? तो मान लीजिए एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, ये सरफेस इस पॉइंट पे जितना एंगल सब्सटेंस करेगी, जितना एंगल सबटेंड कर देगी, इस 3D एंगल को हम क्या बोलते हैं? ओमेगा सॉलिड एंगल। अगर प्लेन की बात करूं, तो मान लीजिए एक प्लेन है, सिंपल प्लेन ऐसा ही दिखेगा आपको। मान लीजिए इस पॉइंट पे एंगल कोई भी सब्सटेंड करे, तो मैं क्या करूंगा? इसे ऐसे मिलाऊंगा, इसे ऐसे मिलाऊंगा, इस वाली को ऐसे मिलाऊंगा, ऐसा ऐसे। तो एंगल बनेगा ना उसका। प्लेन ऐसे बना सकते हैं, प्लेन सरफेस है ना, ऐसा एंगल बना सकते हैं हम। क्लियर है बात? इमेजिन करो आपने वो देखी ना बर्थडे वाली कैप, उसके ऊपर एक सरफेस लगाओ, वो सरफेस उसके जो नीचे कोना है, जितना एंगल चारों तरफ सबटेंड करेगी, उसे ही क्या कहेंगे? सॉलिड एंगल। क्लियर है बात? सॉलिड एंगल एक 3D एंगल है, और जब कोई प्लेन किसी पॉइंट पे सबटेंड करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल बोलते हैं, सिंपल। तो एक लाइन में अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो आप लिख सकते हैं दोस्तों। द एंगल सबटेंडेड एट द ऐसा लिख लो, एंगल सबटेंडेड बाय द सरफेस। क्या लिख सकते हैं? एंगल सबटेंडेड बाय द सरफेस एट, ठीक है, सिंपल सिंपल। एंगल सबटेंडेड बाय द सरफेस एट ए पॉइंट।
स्पेयर की बात कर लें। मान लीजिए स्पेयर है हमारा। बस बस, सेव करना। अब मान लीजिए फुटबॉल है आपके पास, ये बॉल है। स्पेयर ऐसा नहीं होता जैसे बन रहा हो सर्किल भी। स्पेयर का अगर आपने इमेजिनेशन करना है तो आप अपनी बॉल से करिए। बॉल देखा है ना पूरा? समझ में आ रही बात? बॉल स्पेयर है, ये सर्किल बना हुआ है। समझ में आ रही बात? ये बॉल नहीं है। कभी आप सोचते बॉल 3D है, स्पेयर क्या है हमारा? 3D। और ये सर्किल बना के हम कह रहे हैं कि इसे स्पेयर की तरह है। एक स्पेयर के अंदर मास। हाँ तो मास तो होगा ही। मास तो हर हर चीज में मास होगा। जो भी फिजिकल चीज है उसमें क्या होगा? मास होगा ही होगा। तो जो स्पेयर है, स्पेयर की सरफेस से आप कोई भी छोटी से स्पेयर का जो ऊपरी हिस्सा है, गोल है, उसकी सरफेस पे कोई भी एक छोटा सा एरिया काटो आप। और उस एरिया का सारे के सारे जो चारों तरफ उसका सरगम फ्रेंड्स है, जो एरिया है, उस टोटल के एक पॉइंट पे आप देखोगे तो क्या बनाएगा? वो एक कोन जैसा निकलेगा। निकलेगा नहीं? तो वो कौन जितना एंगल सबटेंड करेगा उसे हम क्या कहेंगे? सॉलिड एंगल। तो सर स्फेयर में भी हो सकता है। मान लीजिए मैं यहाँ से एक छोटा सा सरफेस काटूंगी और ये इसका सेंटर है यहाँ कहीं। तो ये सेंटर पे क्या करेगा? एक ये सरफेस, ये ऊपरी सरफेस है। आप इसे अंदर मत मानिए, ऊपरी सरफेस है देखने के लिए। तो ये जितना एंगल सबटेंड करेगी ये, इसे ही हम क्या कहेंगे? सॉलिड एंगल ओमेगा। स्फेयर में भी आ सकता है, किसी भी चीज को कहीं भी बना सकते हैं। और डिफाइन कैसे करते हैं? सॉलिड एंगल ओमेगा को फार्मूला डिफाइन करना हो, सॉलिड एंगल ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? सिंपल, एरिया ऑफ द सरफेस और ये सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का स्क्वायर। एरिया ऑफ द सरफेस जो इसका एरिया बनेगा, मान लीजिए स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया कितना? 4 पाई r स्क्वायर। समझ में आ गई बात? ये प्लेन है तो ए इंटू बी। कौन है तो कुछ और, पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर है तो पाई आर स्क्वायर है एच होता है नहीं कुछ ऐसे कि जिसका जो एरिया है उसके हिसाब से काम करेंगे। और लिखना हो सब तो लिखेंगे डी ए बाई आर स्क्वायर। मान लीजिए डिस्टेंस आर हो, ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है? ठीक है। ये भी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, कोई डायमेंशन नहीं होती पर यूनिट होती है इसकी, स्टेरेडियन। किसमें मेजर करते हैं इसे? स्टेरेडियन। और शॉर्टकट में लिखते हैं ऐसा। ठीक है। जैसे मान लीजिए स्पेयर के लिए निकालना, तो स्पेयर ओमेगा फोर सॉलिड स्पेयर टोटल स्पेयर, ये छोटी सी सरफेस के लिए तो लिख दिया डी अपॉन आर स्क्वायर। इस टोटल इस जो सरफेस है स्पेयर की, पूरी सरफेस कितना एंगल सबटेंड करेगी उसे निकालना हो, तो एरिया स्पेयर का एरिया कितना? 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन कितना? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया तो कितना आ गया? 4 पाई। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है किसकी? सॉलिड एंगल की। मिनिमम वैल्यू कितनी? 0। और मैक्सिमम कितना कर सकता है? 4 पाई। क्लियर है बात ये? तो ये 4 पाई गया मैक्सिमम वैल्यू किसकी? सॉलिड स्फेयर की। अगर यही हाफ स्फेयर हो, तो अगर मान लीजिए ये हाफ बना दिया आपने इसको, जैसे हम सेमी स्फेयर। क्लियर है बात? कहीं सेंटर पर मान लीजिए इसकी सरफेस है, कहीं सेंटर पर बनाएगा ये ऐसे। ये मान लीजिए इसके सेंटर पर बना रहा है कोई एंगल ऐसे, तो क्या होगा? फिर कितना लिखेंगे ओमेगा इसके लिए? बताओ। 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, कैंसिल कितना? ठीक है। तो ऐसे आप सॉलिड एंगल निकाल सकते हैं। समझ में आ रही बात? बताते रहिए और कहीं भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलो थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं इसमें, जैसे थोड़ा सा और पढ़ते हैं। हटा दो इधर से, ये कर लिया। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
अगर ये ऐसे हो सरफेस, थोड़ा सा ऐसे बना दे, ये एंगल हमारा ओमेगा है, ये है अब हमें। तो फिर क्या करेंगे? अब आपने पता है ये तो झुकी हुई है, मान लीजिए ये सरफेस थी मेरी, पहले ऐसा था, मैं यहाँ एक पॉइंट ले रहा था, इधर से मिला रहा था, इधर से इधर से इधर से जो एंगल बना रहा था उसे क्या कह रहा था मैं, सॉलिड एंगल। अब मैंने इसे ऐसा कर दिया, पॉइंट वही है, अब ऐसे मिलाऊंगा तो फिर क्या करना पड़ेगा, अब तो इधर चला गया है, झुक गया ना थोड़ा सा। फिर कैसे करते हैं? फिर हम क्या करते हैं, इसका कंपोनेंट आपने पता है एरिया, ये अब पहले तो ऐसा था, इसका एरिया की डायरेक्शन को हम एक यूनिट वेक्टर एन कैप से डिनोट करते हैं। ठीक है, पहले अगर ऐसी सरफेस थी सिंपल तो इसका एन कैप इधर था, समझ में आ रही बात? तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, कंपोट जीरो ही था। अब लेकिन एन कैप इधर चला गया, और आर कैप, देखो ये आर, ये क्या है, अगर मैं इसे वेक्टर में डिनोट करूं तो यही आर भी, ये आर था ना हमारा, ये भी आर था, सारी चीजें यहाँ से जितनी भी सब सब क्या होंगी, आर के बराबर ही तो होंगी सारी दूरियां, समझ में आ रही बात? तो ये आर कैप की डायरेक्शन भी ऊपर थी एन कैप की, तो दोनों जब एक डायरेक्शन में हुआ, एन कैप और आर कैप एक ही डायरेक्शन में थे, तो उनके बीच का एंगल कितना, जीरो। समझ में आ रही बात? तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है। लेकिन अब ये एंगल, अब एन कैप इधर चला गया और आर कैप अब भी इधर, अब इधर है, क्योंकि ये झुका दी मैंने थोड़ी सरफेस, पहले तो सारे एक डेट डायरेक्शन में थे ना, पहले ऐसा था, डिस्टेंस भी ऐसे थी, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे। समझ में आ रही बात? ये पूरा एन कैप ऊपर की ओर था, तो आर कैप भी ऊपर की ओर था, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में थे, तो एंगल जीरो था। समझ में आ रही बात? कोस जीरो कितना, वन। समझ में आ रही बात? तो दोनों एक ही डायरेक्शन में थे, सिंपल डीए बन गया था। लेकिन अब क्या हुआ, मैंने ऐसा कर दिया, अब एन कैप तो इधर आ गया, आर कैप इधर है, तो दोनों के बीच एक एंगल बन गया है नहीं? भाई आर कैप इधर है, सिंपल ऊपर ही है अब तो, लेकिन एन कैप ऐसे झुक गया, क्योंकि मैंने इसे झुका दिया ऐसे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एन को आर की डायरेक्शन में लाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इस एन कैप का कंपोनेंट लिखूंगा किसकी डायरेक्शन में, आर कैप की डायरेक्शन में, और वो कंपोनेंट आपने पता क्या लिखते हैं, कोस थीटा। और ये यानी कि ये अगर एंगल थीटा हो, तो इधर कंपोनेंट क्या बनेगा मेरा, आर की दिशा में कोस थीटा, किसका, इस डीए का। तो फिर डीए को मैं डीए नहीं लिख सकता, फिर अगर मुझे ओमेगा लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, ओमेगा इजकल टू डीए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, फिर ये लिखूंगा, क्योंकि मैंने इस डीए का कंपोनेंट ले लिया किधर, आर। समझ में आ रही बात? फिर आपने एक चीज पढ़ी होगी इंटरमीडिएट में या इलेवेंथ में, ए डॉट बी इजकल टू ए बी कोस थीटा, पढ़ा है या नहीं? ये एन कैप आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, क्या है, इन्हें क्या बोलते हैं हम, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है, वन, मैग्नीट्यूड वन होता है, इसलिए वो डायरेक्शन शो कर सकते हैं। अभी पढ़ेंगे आगे, तुम अभी पढ़ोगे, ठीक है, चिंता ना करो, सब आएगा, पर फिलहाल इसे समझने की कोशिश करो। तो ये जो यूनिट वेक्टर है, समझ में आ रही बात? तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन है, तो मैं इसे, इसको, इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, देखना सर, लिख सकते हैं क्या, ओमेगा इजकल टू, मैं लिखूं इसे डीए वेक्टर डॉट आर कैप वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर, लिख सकता हूँ ऐसे, ओमेगा को लिख सकता हूँ या नहीं? जैसे, देखो इसे दोबारा ए डॉट बी में तोड़ो, तो इसे मैं क्या लिखूंगा, डीए का मैग्नीट्यूड, ऐसे ही तो लिखूंगा मैं, इंटू आर कैप का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इस फार्मूले से ऐसे ही तो लिखूंगा, इस फार्मूले से इसे, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा, लिख सकते हैं। तो मैं, और यही आर का मैग्नीट्यूड कितना, वन, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, और ये डीए बन गया, इसका मैग्नीट्यूड बन गया डीए, तो डीए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो यही नहीं बन गया, बन गया या नहीं? तो इस फार्मूले को, देखो ये पूछ लेता है, डीए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर लिखो, ओमेगा इजकल टू, चाहे आप इसे क्या लिखो, डीए वेक्टर डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर लिखो, एक ही बात। समझ में आ गई बात? क्योंकि ये इसके को, तो सॉलिड एंगल आप इससे ऐसे भी कर सकती हैं।
ठीक है भाई। अब इस प्लेन एंगल में मैं लिखवा देता हूँ फार्मूला, निकालना चाहो तो आसान है बहुत निकालना भी। बाद में कभी जब मैथ पढ़ोगे आप उसके बाद करा देंगे, क्योंकि अभी डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये हटा दूं मैं इधर से। तो मैक्सिमम वैल्यू सॉलिड एंगल की कितनी हो सकती है, 4 पाई, ये ध्यान रखेंगे। और प्लेन एंगल की 2 पाई। एक रिलेशन, ये छोटा सा टॉपिक, ये छोटी सी बात लिख लो, ये रिलेशन बिटवीन प्लेन एंगल थीटा एंड सॉलिड एंगल। ठीक है भाई, ये से सिंपल लिख देते हैं, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई 1 - 4। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये एक फार्मूला है, इसे प्रूफ भी करना हो तो बड़ा आसान है। ठीक है, कल फिर कराऊंगा जब आने वाले टाइम में 12th में। इस फार्मूले का बहुत यूज है, बहुत सवाल आते हैं इसमें, यही में तो खास कर। ठीक है, पता नहीं लगता लेकिन वो सॉलिड एंगल पे सवाल आ रहे हैं, पर वो सॉलिड एंगल पे ही फ्लक्स वगैरह निकालते हैं तो इसका यूज करते हैं। ठीक है, आपने फ्लक्स निकाला होगा ना, देखो एक पॉइंट से ही तो ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे एक पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट है, एक पॉइंट पे ही तो आ गई, ये सरफेस है। समझ में आ रही बात, ये मान लीजिए चार्ज है, तो इससे क्या होगा, लाइंस निकलेंगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चारों दिशाओं में, निकलेंगी या नहीं, ऐसे ही तो निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इस एरिया से, इस पर्टिकुलर एरिया से कितनी लाइन पास होंगी, वही तो फ्लक्स होगा। और उसे क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक एंगल से टेंड करिए, जितनी इस एंगल से पास होंगी, इस एरिया से पास होंगी, वो यहीं से तो जारी होंगे। तो अगर मैं क्या करूं, यानी कि जो फ्लक्स है एन हमारा, वो किसके प्रोपोर्शनल टू है, ओमेगा के प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा सॉलिड एंगल होगा उतने ज्यादा क्या होंगी, लाइंस पास होती है, उतना बड़ा एरिया होगा उतनी लाइंस पे ज्यादा पास होगा। तो ये रिलेशन ऐसे काम करता है सॉलिड एंगल फ्लक्स निकालने में। पर जब उसका विषय आएगा करेंगे बात, 12th वगैरह में जरूर पड़ेगा। ठीक है, तो ये फ्लक्स का, सॉलिड एंगल से फ्लक्स बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, फ्लक्स का और सॉलिड एंगल का बहुत अच्छा रिलेशन है। पर क्योंकि अभी आपको उस तरीके का मैथ नहीं आता, तो इसलिए इसलिए नहीं करा रहा, वो रिलेशन में प्रूफ भी कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही लिखा हुआ, वो प्रूफ कर सकते हैं, पर पहले थोड़ा सा मैथ सीखेंगे। ठीक है, जैसे इसने बताया, उसके बाद फिर इसे मैं प्रूफ भी करके दिखा दूंगा। ठीक है, आज समझ में नहीं आएगा आपकी, ये इसलिए नहीं कर रहा, क्योंकि उसमें मैथ थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम वगैरह पढ़ाने पड़ेंगे मुझे, तो आसानी से हो जाएगा। चलो जी, तो आप, अब हमारे पास क्या है, अब दूसरे टाइप की कौन सी है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। कौन सी क्वांटिटी है, ड्राइव्ड। तो हेडिंग डाल लीजिए, ड्राइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं, जो फंडामेंटल से बनती है। ठीक है, तो डिपेंड करती हैं फंडामेंटल पे, डिपेंड्स ऑन, ठीक है, जैसे एग्जांपल सबने पता है, एरिया, सबसे पहले एरिया करते हैं। एरिया बोलते हैं क्षेत्रफल को, क्या फार्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, पता है ना, लेंथ इंटू रेडियस, स्फीयर के केस में, फिर कौन के केस में, बाकी तो मान लीजिए प्लेन है, तो प्लेन के लिए रेडियस भी कर सकते हैं ना, तो क्या करेंगे, डिस्टेंस। जनरल क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस, वो रेडियस हो सकती है,
और स्फीयर के केस में, सिलेंडर के केस में हमारे मान लीजिए ये प्लेन है, प्लेन से इस पॉइंट की दूरी तो लो गया या रेडियस का हो गया सही, इसलिए डिस्टेंस पोजिशन वेक्टर अलग चीज है, पोजिशन वेक्टर में अलग चीज है। ठीक है, पोजिशन वेक्टर एक अलग चीज है, डिस्टेंस अलग, वो उस पॉइंट का डिस्टेंस ले रहे हैं जिस प्लेन के सारे जितने भी सरकमफ्रेंस, जितना भी उसका चारों तरफ परिमाप है सर, उससे जितने भी पॉइंट यहाँ लगेंगे वही तो आएंगे सर, ये सबकी डिस्टेंस ही तो लेंगे पर यह डिस्टेंस सब सेम रहेगी। और प्लेन के केस में सर रेडियस का होगा, किसके केस में कहेंगे रेडियस, स्फेयर के, सर्कल के, कोन के, हमारी बात तो उसके केस में रेडियस नहीं, तो इसलिए मेरा मानना है रेडियस का स्टाइल लिखने का, हालांकि फार्मूला सीखते हैं पढ़ा होगा आपने, प्लेन अगर प्लेन सोलर एंगल डाल रहा हो जनरल बात जो है वो स्पेशल नहीं, हालांकि स्पेयर के केस में ज्यादा लगाना है कि सॉलिड को, पर जरूरी थोड़ा एक जनरल केस आ गया प्लेन वाला। ठीक है, तो इसलिए फार्मूला जर्नल तरीके से याद रखते, इसे क्या लिख दो, मीटर इंटू मीटर, मीटर क्या है, फंडामेंटल लेंथ की यूनिट है, तो दोनों मिलकर क्या बना देंगे, तो इसलिए ड्राइव किया किससे आई, फंडामेंटल से आई, फंडामेंटल क्या थी, लेंथ की यूनिट क्या थी, मीटर, तो दोनों ही फंडामेंटल यूनिट है या नहीं, फंडामेंटल से क्या बन गया एरिया, किससे ड्राइव हो रही, फंडामेंटल से ड्राइव हो रही, इसलिए इनका नाम क्या लिख दिया, ड्राइव। ठीक है, ड्राइव्ड का मतलब जो दूसरे से आए, व्युत्पन्न, जो दूसरों से उत्पत्ति हुई, जैसे हम ड्राइव्ड हैं। ठीक है, हम फंडामेंटल नहीं है, किससे ड्राइव्ड है, हम अपने माँ बाप से, है या नहीं, तो ठीक है, तो फंडामेंटल कौन होंगे, हमारे माँ बाप, उनके माँ बाप कहीं से तो जन्म हुआ होगा ना, तो वो हमारे पूर्वज जब शुरू होंगे तो वो फंडामेंटल थे, हम सब क्या आ रहे हैं आगे, वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए क्या लिखूं मैं, मीटर इंटू कितना आ गया, मीटर। फोर्स लिखना हूं, देखो फोर्स ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या लिखते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, बल, द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान कितना, इसके लिए लिखते हैं किलोग्राम, और त्वरण की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। बन की दोनों सब फंडामेंटल है, सेकंड भी मीटर भी किलोग्राम, तो ऐसा आप ड्राइव्ड यूनिट बना सकते हैं, क्लियर हो गई। ठीक है भाई, हो गया ये करने की, बस ऐसे ही बहुत है, अब आप पढ़ा लोगे, बड़ी बात नहीं है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब ये बताओ यहाँ तक क्लियर है या नहीं, सब क्लियर है यहाँ तक, है भी नहीं कुछ, एक पुराना है ये, सुनते कुछ सवाल भी नहीं आना, पर नहीं पढ़ना जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं कोई क्वेश्चन बनना है इसमें, क्वेश्चन बनते हैं डायमेंशन से जब पढ़ेंगे। अब एक छोटे, जैसे आपने पता है कि ये लेंथ को मेजर करते हैं, मेजर करने के लिए कभी बड़ी यूनिट का यूज करते हैं और छोटी यूनिट। ठीक है, जैसे आपने बड़ी यूनिट यूज करनी तो बहुत बड़ी बड़ी दूरियां भी नापते हैं, जैसे आपने सुना है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर वगैरह सुने हैं ना, ये सब डिस्टेंस की पता है ना ये? देखो अगर चलो मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस लिखवा देता हूँ, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, हेडिंग डाल लो, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। अगर मुझे डिस्टेंस का मेजरमेंट करना तो कैसे करूंगा, मान लीजिए बड़ी यूनिट है, तो बड़ी यूनिट में पहली यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लार्ज यूनिट है, और जो हेवनली बॉडीज हैं, सन अर्थ, इनके बीच की डिस्टेंस को निकालने के लिए किसकी यूनिट है ये? ऐसे ही पूछ लेगा किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की यूनिट है, लार्ज डिस्टेंस मेजर की यूनिट, लिखते कैसे हैं, 1 AU। ठीक है, ऐसा लिखते हैं शॉर्टकट में। ठीक है, और किसके इक्वल होता है, 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर से, ध्यान रखें। ठीक है, और है क्या है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, सन टू अर्थ, मान लीजिए ये सन है और ये आपकी अर्थ, ये अर्थ, तो इनके सेंटर से सेंटर का जो डिस्टेंस होगा उसे ये क्या कहेंगे हम, 1 AU।
ठीक है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ सन टू अर्थ, इसे क्या बोलते हैं, 1 ए। इसे शॉर्टकट में थोड़ा सा देखो, ये 1.5 है तो इसे अप्रोक्सीमेट ऐसे लिख सकते हैं, 1.5 इंटू 10 की पावर 11। ठीक है, ऐसे भी लिख देते। क्लियर है, याद रहेगा ये। दूसरी जो बड़ी यूनिट होती है जिसे हम नापते हैं उसे बोलते हैं क्या, लाइट ईयर। देखो नाम ऐसा लग रहा है, ऐसे लगती है जैसे टाइम की यूनिट हो, ईयर लाके ऐसा लगे जैसे हम समय मेजर कर रहे हो। ईयर का मतलब, ईयर से क्या आया हमारे मन में, टाइम। टाइम, लेकिन ये टाइम की यूनिट नहीं है, ये किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की यूनिट। तो लाइट ईयर क्या होगा, 1 लाइट ईयर कितना होता है, देखो सिंपल, पहले इसकी डेफिनेशन लिखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन 1 ईयर, एक साल में लाइट जितनी दूरी चली जा उसे ही क्या बोलते हैं, लाइट ईयर। ठीक है, यानी कि लाइट, ये आपने पता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड चलती है लाइट, एक साल में जितनी दूर डिस्टेंस वो तय करेगी, मान लीजिए यहाँ से लाइट छोड़ दी ले जा, एक साल तक जितनी दूर वो चली जाएगी वो दूरी क्या कहलाएगी, लाइट ईयर। क्लियर है, तो ये कितनी होती है, 9.45 या 46, जो भी लिखना है आपने, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हैं। आपने पता है डिस्टेंस इजकल टू क्या होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, यही तो होगा। और डिस्टेंस मुझे निकालनी, वेलोसिटी कितनी है लाइट की, सी, यानी कि 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना, 1 ईयर। 1 ईयर में कितने दिन हो, 365, कितने दिन घंटे हो, 24, कितनी मिनट हो, 60, कितनी सेकंड हो, 60, इतना समय। ठीक है, तो ये इतना आ जाएगा, -15 मीटर की। क्लियर है बात, ये लाइट ईयर है। एक तीसरा यूनिट, सबसे बड़ा यूनिट होता है पारसेक। क्या बोलते हैं, पारसेक। ठीक है, तो पारसेक किसे बोलते हैं समझो, मान लीजिए हमारा सन है दोस्त, और ये सेंटर, और ये हमारी अर्थ है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 ए, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है, पता है ना। तो जिस पॉइंट पे भी है कहीं दूर, ऐसे ये क्या करता है, मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट है, और ये सन और अर्थ कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं, 1 सेकेंड का, कितना एंगल सबटेंड करें, 1 सेकेंड का एंगल सबटेंड करें। तो ये इस पॉइंट, मान लीजिए कोई पॉइंट भी है, तो ये जो डिस्टेंस होगा अर्थ से उस पॉइंट का, जहां वो 1 एंगल, इसे कहेंगे 1 पारसेक। क्लियर है, क्या है 1 पारसेक, कुछ नहीं है, सन अर्थ का, सन और अर्थ का सिस्टम किसी पॉइंट पे जहां भी एक 1 सेकेंड का एंगल सबटेंड करेंगे, तो उस पॉइंट से अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे ही क्या कह देंगे, 1 पारसेक। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस तो 1 ही हो गया, और ये कितना हो गया, 1 पारसेक। क्लियर होगी बात। तो 1 पारसेक के इक्वल किसके इक्वल होगा, ये सबसे बड़ी यूनिट है, 1 पारसेक, 16 की पावर में होता है। और ये मेरे याद में भाई कितना मुझे देखना पड़ेगा, 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर, ये इतना। क्लियर, हाँ 1 सेकेंड, सेकेंड को देखो, मिनट को ऐसे लिखते हैं, एक डैश लगा देते हैं, और सेकंड को 2 डैश लगा देते हैं, इससे फिर बड़ी यूनिट होती है डिग्री, उस पर जीरो लगा देते हैं, जीरो, एक से एक डैश, 2 डैश, जिसे बोलते हैं डिग्री, जिसे बोलते हैं मिनट, इसे बोलते हैं सेकंड। ये एंगल को मेजर करने की दूसरी यूनिट्स हैं, डिग्री, सेकंड, मिनट में भी एंगल को मेजर किया जाता है, कन्वर्जन भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे कन्वर्जन ही लिख लो जब बोल दिया तो। अब ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप चाहो तो देख भी सकते हैं, कन्वर्जन। ठीक है, रेडियन से, डिग्री से रेडियन में जाना है, कन्वर्जन ऑफ एंगल इनटू रेडियन। मान लीजिए रेडियन में लिखना है, तो आपने पता है ये 360 डिग्री है, 360 डिग्री किसके इक्वल हो, 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है।
तो 1 डिग्री किसके इक्वल होगा? 2 पाई अपॉन 360 रेडियन। क्लियर होगी बात? बस इसे डिवाइड कर लेंगे, ऐसे ही मिनट में निकाल लोगे। ये कितना आएगा वन, जब आप इसे करोगे दोस्तों तो ये आएगा 1 डिग्री इजकल टू 1.7, कुछ ऐसा ही आता है। 1.7 10 की पावर -2 का होता है, इसमें ध्यान रखेंगे। नंबर लिख तो रखा था तुम। हम्म, हाँ, 1.744 इंटू 10 की पावर -2 रहेंगे, इसके इक्वल होता है। अब फिर आपने पता, ये 1 डिग्री होता है 60 मिनट के इक्वल, 60 मिनट। तो 60 मिनट इजकल टू, इसका मतलब कि इसके इक्वल हो गया 1.744 इंटू 10 की पावर -2 रेडियन के। तो 1 मिनट किसके बराबर होगा? 1.744 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 60 रेडियन। ठीक है। जब आप इसे निकालते हैं तो 1 मिनट बनता है, 1 मिनट इक्वल टू 2.94 इंटू 10 की पावर -4 रेडियन। जैसे ही आप 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 1 सेकंड इक्वल टू होता है 4.2। ठीक है, 4.848। 1 सेकंड इसके बाद। क्लियर होगी बात? तो ऐसा आप डिग्री से मिनट में जा सकते हो, सेकंड में जा सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? कम आ रहा है? हाँ, बहुत कम आ रहा है। ठीक है, अभी 11th 10th ही करी ना। धीरे धीरे बार बार पढ़ोगे तो आ जाएगा। ठीक है, एक बुक ले लेना, पढ़े समझ में आएगा। जो भी नहीं आए, एक बार पढ़ना फिर मुझे पूछना, मैं बताऊंगा आप। ठीक है। शुरुआत में ऐसे ही होता है जब हम नई चीजें पढ़ते हैं। ठीक है। देखो, कंपटीशन की बात सुनो। जब मैं पढ़ा रहा था एक बार यहाँ, एक द्रोणाचार्य के नाम का था एक इंस्टीट्यूट, अब बंद हो गया। उसमें एक केमिस्ट्री के टीचर थे, बड़े फेमस टीचर हैं शहर के। अरोड़ा सर नहीं है, कोई और है। ठीक है, वो भी फेमस रहे, अब इंटर कॉलेज में टीचर भी है। एचडी में है वो। ठीक है। तो वो भी टीचर चले गए पढ़ाने, मैं फिजिक्स पढ़ाने चला गया। तो ऐसे ही आपके भोले भाले बच्चे थे, 20-25 बच्चे थे नीट के, वहां पढ़ रहे थे। तो मैं उस टाइम नया नया था, मुझे ज्यादा अनुभव भी नहीं था, मैं तो एमएससी करी थी तब। ठीक है, मेरा नेट भी नहीं था, प्रोफेसर भी नहीं था तब। तो उन्होंने क्या किया कि वो बहुत अच्छे टीचर थे केमिस्ट्री के, मतलब मैं उनसे, मेरे गुरु थे वो तो, मैं पढ़ा उनसे केमिस्ट्री। तो बच्चों ने उनकी शिकायत कर दी उसके डायरेक्टर से, केमिस्ट्री वाले के, कि भाई हमें नहीं समझ आ रहा जी आपकी पढ़ाई केमिस्ट्री। वो वो सोचे यार, इतना लिजेंड टीचर, बच्चे कह रहे कि समझ नहीं आती केमिस्ट्री इनकी पढ़ाई। तो 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, तो जब वो बेचारे तंग हो गए तो उन्होंने कहा जी आज के बाद शिकायत नहीं करने के बच्चे की, केमिस्ट्री समझ में आ रही है या नहीं आ रही। तो उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, बच्चों ने फिर शिकायत नहीं करी, बोले सबसे अच्छा टीचर केमिस्ट्री के यही है, इनसे बढ़िया कोई टीचर ही नहीं है दुनिया में कोई, बच्चे ऐसा बोलने लगे। अब जब लास्ट का टाइम आया, एग्जाम क्रैश कोर्स वगैरह होते थे पहले, तो उसके बाद सब बोले भाई कितने सिलेक्शन होंगे, फलाना ढूंढना। तो वो सर उठे, उन्होंने कहा कि इस बैच में से एक का भी सिलेक्शन नहीं होगा। उन्होंने पूछा सर क्यों नहीं होगा, आपने तो इतनी अच्छी केमिस्ट्री पढ़ा रखी है, मैं ये रो कि मैंने वो पढ़ाया जो तुम्हारी समझ में आया। समझ में आ रही बात? और जो तुम्हारी समझ में आया वो एग्जाम में नहीं आता। है कि समझ में? जो समझ में आया है वो एग्जाम में नहीं आता, तो उसे समझना है जो एग्जाम में आता है। अगर मैं वही पढ़ाऊं जो आपके समझ में आए, तो फिर उससे कोई फायदा नहीं है। वो तो पढ़ ही लिया आपने, जो समझ में आया उसका एग्जाम में पास हो गया। वो समझना जो आपकी समझ में नहीं आ रहा, वही एग्जाम में आएगा। ये उसका अगली टास्क है दोस्त। तो 11वीं का टीचर समझा ही देगा तुझे। ठीक है, नहीं वो नहीं समझना, उससे आगे की चीज है ये थोड़ी सी, बस और कुछ नहीं। ठीक है। क्लास में नहीं पढ़ाने का वो, इसे ये नहीं पढ़ाने का वो, बस ये लिखवाएगा 7 फंडामेंटल यूनिट हो फिर उनका,
डायमेंशन इसे कहें, खत्म करवा रट लिए पेपर में हो गया। ठीक है, ये कुछ नहीं पढ़ाता हो। आगे समझ में 11वीं में पास, वहां एग्जाम पास करना है, यहाँ कंपटीशन पास करना है। दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा बस। हालांकि होना नहीं चाहिए पर है, इंडिया में है। तो इसलिए तो कोचिंग कर रहे हैं आप। अगर वही सेम चीज इसी एग्जाम में आती नीट जेई में, तो फिर कोचिंग की क्या जरूरत थी? बताओ क्या जरूरत थी सरकार को ये चलाने की? इसका मतलब थोड़ा स्टैंडर्ड आपको अपना माइंड बनाना पड़ेगा। पर ये समझ ली वो जीरो लगेंगे, यहीं से पकड़ो। हाँ, इंग्लिश में थोड़ा सा हिंदी में बोल दूंगा मैं। ये बात लगी, हिंदी टर्म्स बता दी। किसी को अगर इंग्लिश में परेशानी है, किसी को तो भी है। ये टर्म्स भी नहीं समझ रहे आप, जैसे सॉलिड एंगल लिख रहा, आ गया ना समझ में? बस यही तो समझना है, और क्या समझना है? देखो टर्म्स समझो। मैं टर्म्स की हिंदी भी लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हिंदी बता दूंगा किसको क्या बोल रहे हैं। ठीक है, फिर समझ में आ जाएगा। फिर तो डेफिनेशन पढ़ी, ये बात आप बोल के बताते हैं मुझे। हम्म कि भाई इसकी हिंदी मेजरमेंट ये लिख दो आप, इसकी हिंदी भी मैं हिंदी लिख देता हूँ। अंग्रेज थोड़ा ही है हम, हिंदुस्तानी है सब। ठीक है नहीं? कैसा अंग्रेज है तो हिंदुस्तानी है ना, तो हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, तो हिंदी में बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। चलो जी, ये बात मेजरमेंट तक थी दोस्तों। मेजरमेंट वाला जो है हमने, छोटी यूनिट्स भी होती हैं लेंथ की, जैसे आपने एंगस्ट्रोम, नैनोमीटर, पिकोमीटर सब पता है ना ये? ठीक है, आपको पता लग जाएगी। ठीक है भाई, तो कुछ ऐसे ही है। फिर दूरी के मेजरमेंट के देखो कुछ मेथड्स होते हैं। मैं छोटे मैं मेजरमेंट करना हूँ, इनडायरेक्ट मेथड की बात कर रहा हूँ। तो इनडायरेक्ट मेथड में लिखो थोड़ा सा, ये नीट में पूछ सकता है, जेई में तो बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड में सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है रिफ्लेक्शन। इनकी इन्हें पूछ लेता है कभी, रिफ्लेक्शन मेथड। ये मैंने ऐसे ही लिख लिया हालांकि। ठीक है, एक होता है पैरालैक्स मेथड। लंबी दूरियों को नापने के लिए किसका यूज किया जा? पैरालैक्स मेथड। भी वो सिलेबस में था पहले, शायद अब नहीं है। पढ़ा आपने पैरालैक्स मेथड? नहीं पढ़ा। अभी हम रिफ्लेक्शन का मतलब परावर्तन मेथड। रिफ्लेक्शन किसे बोलते हैं? परावर्तन। परावर्तन का मतलब क्या है कि मान लीजिए एक ऑब्स्टेकल है, ऑब्स्टेकल का मतलब ये एक रुकावट है। मैं यहां से क्या करूं, कुछ भी एक वेव छोड़ दूं, वो इससे टकराएगी और टकरा के क्या होगी? वापिस आ जाएगी। इसे रिफ्लेक्शन मेथड बोलते हैं। समझ में आ रही? टकराना और टकरा के रिफ्लेक्शन। यही तो पढ़ा होगा आपने कि एक मिरर है, यहाँ से एक लाइट गई, एक प्रकाश की किरण टकराई, टकरा के वापिस चली गई, इसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। यहाँ भी तो ऐसा ही हो रहा है, एक वेव आई, एक तरंग आई, दीवार से टकराई, टकरा के फिर वापस आ गई। अरे समझ में आ गई बात? तो इसे ही क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। अब मान लीजिए वो यहाँ यहाँ से हमने किया, यहाँ से गई वापिस टकरा के यही आ गई, तो ये डिस्टेंस एक, मान लीजिए डिस्टेंस एस था। और इस तरंग की जो वेलोसिटी थी, जो इस तरंग का वेग था, वो कितना था? v। यहां से गई, मान लीजिए इधर जाने में उसने जाने और आने में दोनों में समय लिया कितना? t। तो डिस्टेंस कितना कवर किया इसने? एक बार गई तो कितना डिस्टेंस किया? s। फिर वापिस आई तो कितना डिस्टेंस किया? s। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 2s। तो डिस्टेंस इजकल टू क्या है? वेलोसिटी इंटू टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? v t/2। तो ये दूरी पता लग गई है नहीं? मुझे डिस्टेंस पता लग गई है नहीं? तो रिफ्लेक्शन मेथड में यही करते हैं। अब रिफ्लेक्शन मेथड में क्या यूज कर रहे हैं, ये इस पर डिपेंड है। ठीक है, इसे हम बहुत सारी चीजें इसमें लाइट यूज कर सकते हैं। तो उस तरीके से हमने तीन इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास होते हैं, जिनमें हम ये रिफ्लेक्शन मेथड का वेव बना के ये यूज करते हैं। तो पहला जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे बोलते हैं लेजर। क्या बोलते हैं? लेजर। हिंदी में और इंग्लिश में एक ही चीज बोलते हैं। दूसरा होता है राडार। सुना होगा राडार, सुना ना? और तीसरा होता है सोनार। ये तीन ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे हम ये वेव छोड़ते हैं। मान लीजिए मुझे चांद चांद की दूरी तय करनी है, तो मैं क्या करूंगा? लेजर खींचूंगा। ठीक है, चांद से टकराएगी लेजर, फिर वापिस आएगी। टाइम देख लेंगे घड़ी में हमने किस टाइम छोड़ी थी और किस टाइम वो
प्राप्त होगी। टाइम पता लग गया, दूरी दो गुना कर देंगे, फार्मूले में रखेंगे, आंसर आ जाएगा। है, वेलोसिटी पता होती है हमें, जो छोड़ते हैं उसकी वेलोसिटी पता होती है। जैसे इसमें क्या करते हैं, इसमें लाइट छोड़ते हैं, प्रकाश, प्रकाश की वेलोसिटी पता है या नहीं? कितनी? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। यहाँ पे क्या करते हैं, रेडियो वेव छोड़ते हैं, ये भी लाइट की स्पीड से चलती है। इलेक्ट्रोफोन सुन रहे हैं ना, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, उनकी स्पीड भी कितनी, लाइट की स्पीड से ही चलती है। इसमें साउंड का यूज करते हैं, साउंड किस स्पीड से चल, पता है, 340 344 मीटर पर सेकंड। तो सबका पहले वेलोसिटी फिक्स होती है। ठीक है, तो लेजर जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है। लेजर देखा है ना, मेले में भी लेके आए हैं आप, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 100 रुपए का, 150 का, ऐसे दीवार पे मार के भूत बना के डराए लोगों को। रात को 1 किलोमीटर की रेंज का, 2 किलोमीटर की रेंज का, सुना है ना वो? तो वही लेजर है, इसकी ये लेजर इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन इस ये अलग अलग इसका प्रोसेस का नाम है। इंस्ट्रूमेंट ये प्रोसेस हो रही है, एल का कुछ मीनिंग है, ए का कुछ मीनिंग है, एस का कुछ मीनिंग है, ई का कुछ मीनिंग है, आर का कुछ मीनिंग है। चांद पे नहीं, उसके लिए बड़ा लेजर लगाना पड़ता है, वो शक्तिशाली, उसकी रेंज होती है 500 मीटर की। तो 500 मीटर डॉट बना दे ना। 1 किलोमीटर का थोड़ा सा महंगा लाओगे तो 1 किलोमीटर पे डॉट बना देगी, तो सबकी एक रेंज होती है। अब मुझे रेंज बनानी 3,84,000 किलोमीटर की, बड़ा लेजर, एक बहुत बड़ा लेजर बनाना पड़ेगा। ठीक है, वो तो कौन बनाते हैं, वैज्ञानिक। ठीक है, वो स्पेस की स्टडी करने के लिए अलग टाइप की लेजर। तो वही 2 रुपए वाला लेजर नहीं काम करता इसमें, कि 20 रुपए का लियो आप मार्केट से, और वो लेजर से इसलिए मैं तो चांद देखूंगा। ठीक है, 2 रुपए वाला, 20 रुपए वाली लेजर से चांद नहीं दिखता। ठीक है, उसके लिए 20 करोड़ वाली से भी नहीं दिखता, उसका बजट होता है 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़। हाँ जी। लाइट की स्पीड हमने मेजर कर रखी पहले। ठीक है, वो लाइट निकली ना उससे, ये जो सन से लाइट आती है उसकी स्पीड हमने पहले ही मेजर कर रखी थी, कल पुराने जमाने में ही कर ली थी, इंस्ट्रूमेंट बनाया था उसके लिए भी। ठीक है, उसके लिए भी क्या बनाया था, एक इंस्ट्रूमेंट। उससे फिर हमने मेजर करी, फिर उसके टेस्ट करे अलग अलग तरीके, फिर हमें पता लगा कि इसकी लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चली जाए, तो इसलिए 8 मिनट, कितने सेकंड लगते हैं अर्थ पे सन से लाइट आने में? 8 मिनट 2 सेकंड, हमें पता है ना। तो जो लाइट आप देख रहे हैं ना, जो सूरज आप देख रहे हैं, वो 8 मिनट 2 सेकंड बाद देख रहे, समझ रहे हैं, एक नहीं जाएगी दिख रहा सामने, क्योंकि वो लाइट हमारे आंखों में कितनी देर बाद आई, 8 मिनट 2 सेकंड बाद। तो मैं आपको देख रहा है ना, वो थोड़ी देर बाद ही देख रहा है, हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है तो यहीं बैठा है। और मैंने आपको एकदम, हर आदमी हमको क्या किस में दिखता है, पास्ट में। क्यों, लाइट को आने जाने में कुछ समय लगा ना। भाई आप, मैं किस वजह से देख पा रहा, आपको रिफ्लेक्शन की वजह से। लाइट आपके चेहरे से टकराई होगी, फिर वो टकरा के मेरी आंखों में आई होगी, वो प्रतिबिंब बना होगा उसका वहां, तभी तो मुझे पता लगा आप कौन है। समझ में आ रही बात? तो इतने में क्या होगा, लाइट को कुछ समय लगा होगा ना ये दूरी तय करने में, भले ही वो इतना हो कि हम उसे नेग्लेक्ट कर दें। हम तो 1 सेकंड को कुछ नहीं समझते, तो मिली सेकंड और माइक्रो सेकंड इन्हें क्या समझेंगे, उनका एहसास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, हमारे लिए तो 1 सेकंड भी कुछ नहीं है। समझ में आ रही बात? लेकिन जब हम और छोटे छोटे स्केल पर बात करते हैं, तो वहां टाइम हुआ अप्रिसिएबल हो जाएगा, वहां लेना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अभी आपने पढ़ा होगा कि भाई एक एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाए इलेक्ट्रॉन, जाया नहीं, मान लीजिए यहाँ से आपने इलेक्ट्रॉन को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में पहुंचाना, तो यहाँ पहुंच गए इलेक्ट्रॉन, यहाँ कितना रहे हो, उसका समय हो 10⁻⁸ और 8 सेकंड बाद फिर कहाँ जा, नीचे, और एनर्जी का उत्सर्जन करे। ये पढ़ा होगा आपने, किसी टीचर ने पढ़ाया होगा आपको, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ा है ना। तो यहाँ रुकने का समय कितना है इलेक्ट्रॉन का, 10⁻⁸ मैं ऐसा कर दूं कि ये 10⁻⁸ की बजाय कुछ ऐसा कर दूं कि इसका समय कर दूं 10⁻⁵ मतलब ये कम किया मैंने या ज्यादा किया इसका समय, कम कर दिया। समझ में आ रही बात? पर ये इससे ज्यादा है, 10⁻⁵ ज्यादा है और -8 कम है। समझ में आ रही बात? कितना कम है ये, 10⁻⁵ कितना ज्यादा है 10⁻⁸ से, 1000 गुना। समझ में आ रही बात? लेकिन आपके लिए 10⁻⁵ क्या है, कितना लिखूं, एक पॉइंट लगाओ, 5 जीरो लगाओ, और फिर एक लिखो, ये समय है आपके लिए। 10⁻⁵ लिखने का मतलब इतना समय ही तो लिखना है।
ये कुछ समय है आपके लिए, हमारे लिए कोई समय नहीं है। हम तो एक सेकंड को कुछ नहीं समझ रहे, ये तो उसका भी कितना है, 1 लाखवां हिस्सा। एक सेकंड का 1 लाखवां हिस्सा है ये साइंस की। मैं आपको समझ, साइंस की गूढ़ता समझो। साइंस कितना इंटरेस्टिंग है, कोई नहीं सोचता 10⁻⁻5 लोग, आम आदमी तो सोच ही नहीं सकता। आप आम आदमी से कैसे अलग हो उसे समझो। साइंस का बच्चा आम आदमी से कैसे अलग है? वो इतना बारीक सोच रहा कि कोई नहीं सोच रहा बाहर, इस 10⁻⁻5 सेकंड में क्या हो रहा। आप सोच रहे, लेकिन साइंस वाले बच्चे, ये इससे 1,000 गुना ज्यादा है। 10⁻⁻5 10⁻⁸ से कितना ज्यादा है? 1,000 गुना। तो अगर इसका समय में 10⁻⁸ ना रखे, ये कितना रुक जा, 10 की पावर माइनस, तो इलेक्ट्रॉन को ऐसे लगेगा जैसे मैं 1,000 साल ज्यादा जी लिया हूं इस कक्षा में। इलेक्ट्रॉन के लिए ये समय 1,000 साल के बराबर है, और आपके लिए जीरो। जीरो जीरो तो बहुत बड़ा है, ये तो माइनस में है। समझ में आ रही बात? तो साइंस की, आप साइंस की गूढ़ता को समझो, साइंस कितना इंटरेस्टिंग है, कहाँ पहुंचा रहा है आपको, कितने छोटे लेवल पे सोचने पे मजबूर कर रहा है। समझ में आ रही बात? कोई नहीं सोच रहा इसे बाहर। अगर इलेक्ट्रॉन के लिए ये समय 1,000 साल के बराबर है, जो हमने, मतलब हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है, पर इलेक्ट्रॉन अगर इस कक्षा में 10⁻⁸ की बजाय 10⁻⁵ सेकंड ठहरने लगे ना, तो हम कहेंगे उसका समय 1,000 गुना हो गया। और हमारे लिए वो 1,000 गुना कुछ भी नहीं। इसलिए हमें सब चीजें ऐसे लगे हैं अभी एकदम हो रही है, पर वो एकदम नहीं हो रही, उनमें वक्त लग रहा है। पर वो हम, क्योंकि हम उतना वक्त कंसिडर नहीं कर सकते, उतना टाइम, उतनी चीजें, तो हमें लगता है अभी हुई, इसलिए वो एकदम दिखती है होती है, पर वो एकदम नहीं हो रही। आगे समझ में बात? तो ये साइंस का कमाल है। तो साइंस में रुचि साइंस क्यों, साइंस का बच्चा क्यों अलग है औरों से? क्योंकि वो बहुत बारीक सोचता है भाई। इतना बारीक, वो तो 10⁻⁻15 रेडियस के अंदर घुस गया न्यूक्लियस के। हाँ, ये बात सही है। देखते हैं हम हमेशा क्या है, पास्ट प्रेजेंट में नहीं दे रहे हैं, देख रहे हैं। मैं कुछ भी, चाहे वो कितना भी वो -15 सेकंड का ही टाइम लैग क्यों ना हो मुझे आपको देखने में, पर है, क्योंकि लाइट में कुछ ना कुछ दूरी तो तय करी है, और दूरी तय करी तो उसे समय लगा। मेरे आंखों में आने में, आपको प्रतिबिंब बनने में, मुझे आपको फील करने में कि कोई बैठा सा। वो हम क्या कर रहे हैं, पास्ट में ही जी रहे। हम सूरज देख रहे हैं 8 मिनट 2 सेकंड के बाद, वो वहां था, वो कहाँ, वो पहले आ गया था 8 मिनट 2 सेकंड पहले ही आ गया था अपने स्थान पे, लेकिन मुझे कब चमका वो? 8 मिनट 2 सेकंड का। ठीक है, ऐसे ही मैं कुछ नहीं देख रहा, वो सब उतने समय बाद ही चमक रही जितने समय बाद मैं उसका प्रतिबिंब बना पाया। तो ये साइंस का कमाल है दोस्तों, इतना बारीक कोई स्टूडेंट नहीं सोचता, कोई दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं सोचता, कोई नहीं सोच रहा 10⁻⁻15 के भीतर क्या हो रहा। ये 10⁻⁻15 मीटर का रेडियस किसका है? 1 फर्मी बोलते हैं इसे। -15 क्या बोलते हैं? फर्मी। और ये किसका साइज होता है? न्यूक्लियस का। किसका साइज है ये? न्यूक्लियस का साइज है। -15 समझते हो कितना छोटा है? पॉइंट लगा के 15 जीरो लगानी पड़े हैं उसके आगे। आप तो पॉइंट 1 को कुछ नहीं समझ रहे, कह रहे हैं ना, अगर कहते हैं ना 15 रुपए 10 पैसे, अरे चल 15 ही दे दे, 10 पैसे भी नहीं समझते आप तो कुछ। और ये हम कितनी छोटी कैलकुलेशन कर रहे हैं, और उसमें भी हमने पार्टिकल ढूंढ लिए 200 250। न्यूक्लियस के अंदर भी चले गए, उसमें फिर बताया प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, बताया ना हमने न्यूक्लियस का, उससे भी छोटे। तो हम कहाँ, साइंस का बच्चा कहाँ सोच रहा है, आप सोच भी नहीं सकते। कोई रिलेशन नहीं है साइंस का दूसरे लोगों के साथ। जो बाहर दुनिया है वो सब ऐसे ही फिर रहे हो, उन्हें कुछ नहीं पता। तो इसलिए आप स्पेशल हो, इसलिए आप डॉक्टर बनते हो, इसलिए आप इंजीनियर बनते हो, इसलिए आप साइंटिस्ट बनते हो, क्योंकि उतना बारीक कोई नहीं सोच सकता जितना आप सोच सकते हैं। जहां आप रहते हैं ना वो दुनिया, वहां कुछ नहीं पता इसे बाहर की दुनिया ने, ये चल कैसा रहा काम। समझ में आ रही बात? कुछ नहीं पता है ना, इन्हें बस ये पता है सेब 100 रुपए किलो है। समझ में आ रही बात? इन्हें ज्यादा कुछ नहीं पता। तो ये आप लोगों को पता है, तो इसलिए आप स्पेशल हैं। पहले तो फील करो कि आप साइंस के बच्चे हैं और आप स्पेशल लोग हैं। सोसाइटी तो हटके हैं, आपको सोसाइटी तो कोई लेना देना नहीं है कि वो क्या कर रही है, क्या खोज रही है, क्या नो, कोई मतलब नहीं उन चीजों का लाइफ। ठीक है, जहां आप सोच रहे हो वो सोच ही नहीं सकते, फिर उनके साथ क्या मिलाना आपको?
है कुछ मिलान? कुछ भी नहीं। भाई आप कहोगे 10 की पावर -15, वो कहेगा अरे छोड़ बात ना, यहाँ सेव का भाव बता। ठीक है। तो वो जो है वो आपका उनकी सोच से कोई मतलब मीनिंग नहीं है। हाँ ठीक है, उनके लिए काम, अल्टीमेटली काम सोसाइटी के लिए ही होता है। तो इसमें तीन तीन चीजों का यूज करते हैं रिफ्लेक्शन मेथड में, या तो हम लेजर का यूज करेंगे या रडार का या साउंड। ठीक है, लेजर की फुल फॉर्म समझ सकते हैं आप। लेजर को ये मैं बता दूं इसे थोड़ा सा, देखो। एल का मतलब होता है यहाँ लाइट से प्रकाश, लाइट। ए का मतलब एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है बढ़ाना। ठीक है, तो लाइट एम्प्लीफिकेशन, प्रकाश का बढ़ना। ठीक है, और इससे बोलते हैं स्टूमुलेटेड, स्टूमुलेटेड। और इसे बोलते हैं एमिएशन, ई को। इस इंग्लिश में लिख लो, फिर हिंदी में बताता हूँ। और इसे बोलते हैं रेडिएशन, एमिएशन। EMISSION, एमिशन का मतलब उत्सर्जन, बाहर निकलनी। ठीक है, तो इसका मतलब लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई, इसमें एक बाई शब्द लगा देते हैं, बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ, ये सब पढ़ते हैं लेजर की फुल फॉर्म। कोई पूछ ले लेजर की फुल फॉर्म बता, तो कैसे पढ़ोगे? लाइट, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लिख लो भाई साहब इसे। है क्या? तो बोलना तो इसका मतलब सीखना नहीं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। कोई पूछ ले समाज में, बाहरी तुमसे, बता लेजर क्या हो, या दो जो 20 रुपए की मेले से लावे, फिर क्या पता होगा? है भाई? तो ये हिंदी में बोलते हैं प्रकाश के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का परिवर्तन। ठीक है, तो हिंदी में ऐसे लिख लो। उद्दीप्त बोलते हैं, हम अपने आप नहीं होता यहाँ, जो एमिएशन हो स्टिमुलेटेड का मतलब दूसरे के द्वारा, जबरदस्ती। ठीक है, तो स्टिमुलेट करने का मतलब है जबरदस्ती एमिएशन कराया जा। वो अपनी इच्छा से नहीं आ रहा इलेक्ट्रॉन, जो लाइट निकल रही है एटम्स के अंदर से, जिससे हम लाइट बीम पैदा कर रहे हैं, स्टिमुलेटेड होने का मतलब है वो जबरदस्ती करा रहे हैं। ठीक है, वो अपने आप नहीं आ रहा। ठीक है, प्रकाश के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का परिवर्तन। ठीक है, और रडार को बोलते हैं रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन, इसकी फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है भाई? और तीसरा रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, तीसरा होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंज। साउंड, इसमें हम साउंड का यूज करते हैं, साउंड नेविगेशन, समुद्रों में यूज होता है। साउंड नेविगेशन एंड रेंज। तो यहाँ भी देखो, यहाँ लाइट यूज हो तो फार्मूला क्या बनेगा? डिस्टेंस का डी बराबर CT/2। यहाँ भी लाइट यूज हो रहा है, तो इसमें डी का फार्मूला अगर निकालना है तो CT/2, सी जो होता है वो लाइट की स्पीड होती है। और यहाँ क्या होता है, साउंड है, तो यहाँ सिंपल फार्मूला यूज होगा डिस्टेंस का, V/T। ठीक है भाई? रिफ्लेक्शन मेथड। सी, यहाँ सी का पता है, यहाँ साउंड ऑफ वेलोसिटी यूज होगी इसलिए वी कर दिया। ठीक है, यहाँ पे लाइट की स्पीड यूज होगी डिस्टेंस निकालने में, यहाँ पे भी लाइट की स्पीड यूज होगी। तो रिफ्लेक्शन, अगर मैं रेडियो डाल रहा, मान लीजिए रेडियो वेव डाल रहा, तो ये रेडियो वेव की स्पीड कितनी, सी से गई, सी से ही वापिस आई, 2s डिस्टेंस चला, टाइम लिया टी, तो 2s इजकल टू कितना, CT। एस इजकल टू कितना आ गया, CT/। क्लियर है? ऐसे ही मैंने लेजर यूज करा, लेजर के लिए एक बार गई है, फिर वापिस आई है, डिस्टेंस कितनी करी ट्रेवल, 2s, और लेजर में लाइट हो रही तो CT। तो एस बराबर कितना, लेजर में भी CT/2। लेकिन ये मान लीजिए समुद्र में गहराई नापनी हो समुद्र की, तो साउंड का यूज करते हैं। ठीक है, तो साउंड का यूज करने के लिए साउंड की वेलोसिटी का यूज करेंगे, फिर उसके लिए उस वेलोसिटी के लिए सी नहीं लिखेंगे, फिर वी लिख देंगे। तो फार्मूला वही बने। क्लियर है सबको अब? ठीक है भाई? चलो जी, ये था हमारा बेसिक छोटा सा डिस्कशन। अब
तो इतना काम हमने मेजरमेंट वगैरह का कर लिया। अब हम पढ़ेंगे डायमेंशन। ठीक है, और यहीं से आपका न्यूमेरिकल पोर्शन, यहीं से सब कुछ, मतलब जहां से क्वेश्चन बनने शुरू होंगे वो काम अब हमारा शुरू हो जाए। ठीक है, ये ध्यान रखियो। तो डायमेंशन पढ़ते हैं यहीं से, बस ये शुरू हो गया काम खेल। लिखना शुरू कर दो अच्छे तरीके। डायमेंशन को हिंदी में बोलते हैं विमा। अब ये क्लास शुरू होगी दोस्तों, जैसे कहते हैं ना सिलेबस नीट जेई का। ठीक है, अभी तक हम जो है वो एक जर्नल बात कर रहे थे। ठीक है, कि कितनी यूनिट्स होती हैं, मीटर में नापते हैं, ये और वो फलाना ढिमकाना। ठीक है, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। अब जो बात करेंगे वो, यहाँ से एक क्वेश्चन मस्ट है, नीट में आएगा ही आएगा। ठीक है, जेई में भी आ सकता है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट है लेकिन इसकी एप्लीकेशन से बनेगा ही बनेगा क्वेश्चन, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और आप कितना करते हैं ये भी देखूंगा। तो डायमेंशन क्या होती है? क्या? बीमा, हिंदी में बीमा बोल। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इन्हें? बीमाएं। लिख लो हिंदी में, बीमा। तो बताओ जरा। अरे पढ़ रखा आपने भाई, 12वीं में पढ़ा होगा। क्या होती है बीमाएं? भाई बीमा कुछ भी हो सकती है, लेंथ भी क्या है? बीमा ही तो है। ब्रैक क्या है? बीमा हम डायमेंशन ही तो बोलते हैं। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो लाइन की क्या है? ठीक है, लेंथ भी बीमा हो सकती है, मास कुछ भी हो सकता है। जो भी मेजर करी जाए उनकी कुछ ना कुछ सीमाएं होती हैं, उसको लोग हम डायमेंशन बोलते हैं। 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, उसके साइज पर डिपेंड करते हैं कि वो क्या है। तो डायमेंशन सिंपल अगर हमने लिखनी हो, डेफिनेशन लिखनी हो और उसे समझना हो, तो दीज आर द पावर्स। क्या है ये? पावर्स हैं। पावर तो समझते होंगे ना, ए की पावर 2, ए स्क्वायर लिखते हैं। पावर्स क्या होती है? पावर्स किसकी? किसके? फंडामेंटल यूनिट्स की। ठीक है, किसकी? फंडामेंटल यूनिट्स पे जो चढ़ाई जहाँ जो बनाने के लिए काम करती है। पावर्स विच रेज, लिख लो विच रेज। रेज का मतलब लगाई जाती है, विच रेज, ईडी, विच रेज ऑन फंडामेंटल यूनिट्स, विच रेज ऑन फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, सिंपल एक लाइन में, पावर्स विच रेज ऑन फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, वे घाते हैं, पावर्स को घात बोलते हैं नहीं। ठीक है, वे घाते हैं जो फंडामेंटल यूनिट्स पे चढ़ाई जाती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? डायमेंशन। ठीक है, अब कुछ सिंबल लिखेंगे उसे ऐसे यूज करेंगे। जैसे सबसे पहले में मास है, हमारी फंडामेंटल यूनिट क्या है, क्वांटिटी क्या है, मास। तो अगर मुझे इसकी वीमा लिखनी हो तो ए से ब्रैकेट में देखो, डायमेंशन कुछ और होती है, डायमेंशन तो पावर है, पर एक होता है डायमेंशन फार्मूला। फार्मूले को हमेशा ऐसे बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, ऐसा बड़ा ब्रैकेट लिखते हैं ए से, इसे बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। और मास के लिए डायमेंशनल फार्मूला एम का यूज करते हैं। ठीक है, कहीं भी मास आएगा, द्रव्यमान आएगा, ठीक है, उसके लिए हमेशा क्या यूज करेंगे डायमेंशन के लिए? ये बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे, उसका डायमेंशन फार्मूला लिखना हो और उसमें एम लिख देंगे। क्लियर है सबको? ऐसे ही फिर हमारी दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है दोस्तों? लेंथ। लेंथ के लिए क्या करेंगे? ऐसे ही ब्रैकेट बनाएंगे और उसके लिए क्या लिखते हैं? एल। उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है? एल। ठीक है, ऐसे ही फिर हम टाइम, हमारा क्या है? टाइम। टाइम के लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या लिखते हैं? कैपिटल टी। ऐसे बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, कैपिटल टी। तो ये ध्यान रखना। ठीक है जी, मास, लेंथ, टाइम, इसके बाद हमारा क्या था? टेम्परेचर। टेम्परेचर को ताप बोलते हैं भाई साहब। क्या बोलते हैं? ताप। तो ताप के लिए हमने क्या है, या तो के लिखते हैं ऐसे बड़ा के, या यहाँ दूसरा एक सिंबल यूज होता है कहीं कहीं बुक्स में, थीटा। ठीक है, या तो थीटा से डिनोट करेंगे इसका डायमेंशनल फार्मूला, या के से। क्लियर होगी? इसके बाद हमारा है इलेक्ट्रिक करंट। क्या है हमारा? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को क्या लिखते हैं? इसका डायमेंशनल फार्मूला या तो ऐसे ए से लिखते हैं, और कुछ बुक में इसे ऐसे आई से भी लिख देता है। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड है वो ए है। ठीक है,
फिर हमारी फंडामेंटल यूनिट क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। जिसे बोलते हैं ज्योति तीव्रता। ठीक है भाई, इंटेंसिटी हिंदी में ज्योति तीव्रता बोलते हैं, और इसका डायमेंशनल फार्मूला ऐसे लिखते हैं, सी डी। ठीक है भाई। इसके बाद हमारी फंडामेंटल यूनिट क्या रहेगी? एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। समझ में आ रही नहीं मेरी बात? अरे बता दो। राइट नहीं समझ में आ रही? अरे ये सही नहीं चल रहा है, मैं दूसरा पेन लूंगा। छोटा छोटा लिख रहा है मैं। इस पे ऐसा तो नहीं आना चाहिए क्या? फिर ज्यादा चलो भाई, बड़ा लिख देंगे थोड़ा सा। ये पेन ना मेरी साइड में बैठ रहा है, और इधर से चलाऊं तब भी पता नहीं है। वरना ये तो बहुत अच्छी राइटिंग दे, मुझे पता है। हाँ, ये चलेगा सही। इधर से चलेगा ये मेरे पास। आगे आगे चले। हाँ, ठीक है भाई। अब कलर आ गया। चलो जी। तो ये सब रेडी है, याद है? तो डायमेंशन फार्मूले के लिए मुझे क्या करना है? जैसा मान लीजिए मैंने, अब दिख रहा है, ग्रीन कलर दिख रहा है। ठीक है, अब सही आएगा। देखो मैंने एक क्वांटिटी ली, वेलोसिटी। ये बढ़िया है भाई। ये तो देखो मल्टी कलर लिख रहा है। ठीक है। वेलोसिटी, वेलोसिटी को क्या लिखते हैं दोस्तों? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब दिख रहा है भाई? ये सही है। ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है? लेंथ ही है। ठीक है, लेंथ के लिए बीमा क्या लिखेंगे? एल। ऐसे। बट टाइम के लिए क्या लिखेंगे? ई। ठीक है। तो इसको पावर लगा देंगे, तो वेलोसिटी को मैं ऐसे वी लिख रहा, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इसे लिख देंगे एल टी माइनस। ऊपर चले जाएंगे, पावर चढ़ा देंगे इससे। और इसे और एम के सिस्टम में लिखना हो तो ऐसे लिखते हैं, कितना? एम की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर। कोई पूछे इसकी वेलोसिटी की विमाएं क्या है, तो आप कहेंगे लेंथ में 1 है, मास में 0 है पावर, और टी में कितनी है? -1, क्योंकि मैंने बताया क्या है, ये डायमेंशन क्या है? पावर्स। ठीक है, जो फंडामेंटल यूनिट्स पे चढ़ाई जा। तो पावर्स, डायमेंशन लेंथ में कितनी है वेलोसिटी की? 1। और डायमेंशनल फार्मूला क्या है? LT-1। समझ रहे? कोई पूछे डायमेंशनल फार्मूला क्या, तो LT-1। क्लियर सबको यहाँ तक? कर लोगे अब ये? किसी के लिए तो वेलोसिटी के बाद किसी की भी विमा लिख सकते हैं। मान लीजिए आपने लिखना है एक्सरलेशन। एक्सरलेशन को हिंदी में बोलते हैं त्वरण। एक्सरलेशन की विमा लिखनी, तो एक्सरलेशन की विमा कैसे लिखोगे? बताओ जरा। एक्सरलेशन को क्या लिखते हैं? ए से डिनोट करते हैं। और ये क्या लिखोगे आपने? पता फार्मूला क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, वेग परिवर्तन की दर, यानी कि बटे टाइम। यही है फार्मूला। तो ए का फार्मूला क्या बना दोस्तों यहाँ से? डायमेंशनल फार्मूला वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी। तो कितना लिखूं? लगाओ, LT-1/2। तो ये कितना आ गया दोस्तों यहाँ से? दैट इज इक्वल टू LT माइनस, ठीक है, एम। ऊपर चली जाएगी पावर, -1 पहले ही है, एक और चली जाएगी तो कितनी हो जाएगी? -1। फोर्स लिखना हो इधर। फोर्स, फोर्स के लिए क्या लिखूं? मास
इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना, एम, ये कितना, एल टी माइनस। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या बन गया, एम एल टी माइनस। ठीक है भाई। ऐसे ही आपने लिखना वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या लिखूंगा मैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ के लिए भी क्या लिखूं, एल। इसके भी लिए क्या लिखूं, एल। हाइट के लिए भी क्या लिखूं, एल। तो टोटल फार्मूला कितना बन गया, एल क्यू। वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है भाई। तो ऐसी बहुत सारी क्वांटिटी लिख सकते हैं। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम डेंसिटी। डेंसिटी को बोलते हैं घनत्व। घनत्व का फार्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है। द्रव्यमान बटे आयतन। डेंसिटी को डी फार्मूला लिख दिया मैंने, ऐसे लिखना। मास के लिए क्या लिखूं, एम। और वॉल्यूम के लिए क्या लिखूं, एल क्यू। तो कितना बन गया डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला, एम एल की पावर -3। अब ठीक है भाई। अब सही लग रहा है ना, अब सही लिखा जा रहा है ना, समझ में भी आ रहा है। राइटिंग का बड़ा सा अब सही लिखा जा रहा है, ये बिल्कुल इधर से गलत लिख रहा है। अब बनी सही बात। ठीक है। चलो जी, वॉल्यूम डेंसिटी मास और क्या बताओ, कोई भी क्वांटिटी लिखो। एंगल। एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। अब समझ में आ रहा है ना भाई ये। हाँ चलाते हैं पूरे लेक्चर में। तो आर्क का फार्मूला कितना, एल। और रेडियस का भी एल, दोनों ही डिस्टेंस है, तो कितना आ गया, एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर। तो इसका मतलब एंगल क्या है, डायमेंशन लेस। पर यूनिट लेस नहीं है। यूनिट क्या होती है एंगल की, रेडियन। अभी बता, क्योंकि ऐसी क्वांटिटी एंगल डायमेंशन लेस है, ध्यान रखिए। ये तो जीरो, अरे किसी की भी पावर जीरो लिख दो, मान लीजिए मैं ए की पावर जीरो लिखूं तो इसकी वैल्यू कितनी हो, 1। समझ में आ रही बात। तो मैं यहाँ किसी की भी पावर, क्योंकि इसकी कोई पावर नहीं आई, भाई ये क्या होगा, अगर इसे बनाऊं तो ये देखो एल की पावर 1, और ऊपर जाके ये -1, तो कितना बन गया, लिख दिया। ऐसे ही हम अपनी तरफ से चाहे एम की पावर 0 लिखें, चाहे टी की पावर 0, सबकी वैल्यू एक जैसी है नहीं। ये लिखने का तरीका है एम एल टी में। ठीक है। एम का मतलब मास, एल का मतलब लेंथ, टी का मतलब टाइम। तो उनको डायमेंशन ऐसे ऐसे लिख दो जिसकी डायमेंशन नहीं। ये एमकेएस सिस्टम होता है। ठीक है, पढ़ा होगा 10वीं में। सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम पढ़ा नहीं है, पढ़े आपने तो 11th में। 11th में कह रहा हूं, उसमें 10th में भी होता है एमकेएस सीजीएस। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट नहीं उसने सिखाई किसी ने। तो ये सिस्टम होता है, उसमें ही लिख रहे। वो मैं खा के थोड़ा, क्योंकि नीट में कोई मतलब ही नहीं उन चीजों का। वो तो बच्चे पढ़ते हैं 10वीं वाले। वोल्टेज भी लिख रहे हैं, टेंशन में लो। और बताओ, वोल्टेज भी लिखेंगे। चलो जी, वोल्टेज से पहले हम लिखते हैं चार्ज, क्योंकि वोल्टेज में क्या आएगा, चार्ज। चार्ज की बीमा लिख देते हैं। चार्ज क्या होता है, क्यू बटे टी, यानी कि आई इंटू टी। आई क्या होता है, करंट। और टी क्या है, टाइम। तो करंट का कितना था अभी बीमा, ए। और टाइम की कितनी थी, टी। तो चार्ज क्यू की जो बीमा है, जो डायमेंशनल फार्मूला है, वो कितना बन गया, ए। ठीक है जी। अब इन्होंने पूछ लिया मुझे वोल्टेज, यानी कि पोटेंशियल वी। वी का फार्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बटे क्यू। ठीक है, ये पढ़ा ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज बटे डब्ल्यू बाई क्यू। लेकिन उससे पहले मुझे किसकी लिखनी पड़ेगी, डब्ल्यू, वर्क की। तो वर्क की बीमा क्या होती है, डब्ल्यू की
वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट का मतलब विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। ठीक है। तो बल की तो अभी लिख के आए थे हम कितनी, एम एल टी माइनस टू, और इनटू क्या टी, तो सॉरी एल, तो क्या बन गया डायमेंशनल फार्मूला एम एल स्क्वायर टी माइनस, ये तो बन गया हमारा वर्क। और चार्ज का कितना बना, ओ सॉरी ये सारे क्या लिखते ना। हाँ, तो v बराबर कितना आ गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और चार्ज का कितना बनाया था दोस्तों, 8। v का डायमेंशनल यानी कि पोटेंशियल का जो डायमेंशनल फार्मूला बना, वो बना एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए की पावर -1, टी की पावर ऊपर ये 3 लिख दूं यहाँ, बस। ठीक है भाई, एक पावर ऊपर -2 पहले ही है, ऊपर जाके एक और माइनस हो जाएगी तो कितनी बनेगी, -3, और ये ए ऊपर जाके माइनस, तो ये -3। क्लियर। और बताओ, पावर का लिख लो, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन, क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, कार्य बटे समय। ठीक है। तो कार्य की तो अभी लिखा है पी के डायमेंशन में, वह एम एल स्क्वायर टी माइनस टू बटे टाइम की कितनी, टी, तो पावर कितना हो गया, पी इज इक्वल टू, ये ऊपर जाकर -1, तो एम एल स्क्वायर टी -3। और बताओ, जिसका भी आप बोलोगे उसी के लिख देंगे। रेजिस्टेंस का लिख लो, रेजिस्टेंस बड़ा आसान है, रेजिस्टेंस की लिख लो भाई। रेजिस्टेंस आर कितना, वी अपॉन आई, यही तो होता है। तो वी की अभी लिखा है हम कितनी, एम एल स्क्वायर टी -3 ए -1 अपॉन ए, आई की फिर ए हो गया। ठीक है। तो कितना बनेगा रेजिस्टेंस का, आर इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी -3 ए -2। चलो जी और बताओ। हाँ, एनर्जी और वर्क सेम। ठीक है, लेकिन एनर्जी बहुत सारे टाइप की हो, किसी भी टाइप की एनर्जी हो, सबकी विमा एम एल स्क्वायर टी माइनस, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो थर्मल एनर्जी हो, चाहे वो कोई सी भी एनर्जी। ठीक है, सबकी बीमारी क्या होंगी, सेम। प्रेशर की लिख लो भाई, प्रेशर को लिखते हैं पी से, पी बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, प्रेशर पी ये पावर है, जैसे डब पी डब्ल्यू लिख दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये पावर है और ये प्रेशर है। तो फोर्स की विमा तो आपने लिख दी दोस्तों, एम एल टी -2, और एरिया का कितना, एल स्क्वायर। पावर की, वो सॉरी प्रेशर का कितना हो गया, एम, और ये -2 है और ये 1 है, तो कितना बनेगा, -1, और टी माइनस। ठीक है भाई, और बताओ। रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी को लिखते हैं रो से। ठीक है भाई, किससे लिखते हैं, रो से। फार्मूला क्या बनता है रो का, आर आर एल बाई ए। ठीक है, यही है ना, आर एल बाई ए, ए बाई एल है, उल्टा है, देख लो भाई। उल्टा है, मुझे तो लग रहा है सही, उल्टा है तो कोई बात नहीं। ठीक है जी। चलो आपकी बात मान लेते हैं, ये रहा इनमें से अलग से, आर ए बाई आर रो, आर ए बाई, चलो जी, आर की भी मैं तो अभी निकाल ली है रही, लिख दो, निकाल के दिखाओ अपने आप। एक ही एल स्क्वायर, और ये एल, एल से एल कट जाएगा, एक एल बनेगा तो कितना बन जाएगा, क्यूब। तो यहाँ क्या बनेगा, एम एल क्यूब टी की पावर -3 ए की पावर माइनस, किसी की भी निकाल सकते हैं अगर फार्मूला पता है।
और बोलो जिसकी निकलवानी है आपने तो। एक होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। M L-1 T-2। हाँ तो ये देखो यहाँ पावर, ये देखो फोर्स की एक पावर कितनी, यहाँ एक। तो जब मैं इसे ऊपर ले जाऊंगा तो ये क्या बनेगा, एम, ये एल झुका तो ये T-2। ये तो ऊपर ले वाला, और ये कितना बनेगा, L⁻²। बनेगा या नहीं ऊपर जाके। तो ये माइनस, ये पावर एक है प्लस की और माइनस की दो, तो कितना बचेगा, माइनस का एक। तो इसलिए माइनस लिखा। और बताओ। हाँ लिखो अपने आप। मैं तो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, फार्मूला लिखना हो तो मैं लिख देता हूँ। देखो ये होता है एफ, यानी कि फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर बटे कितना, M1 M2। क्योंकि एफ बराबर होता है G M1 M2 बटे आर स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल, न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ है। पढ़ा होगा ये पेन। हाँ, 9th में जान पड़ा। तो बस लिखो इसकी भी, हमारे फोर्स भी लिखो, आर की लिखो, आर डिस्टेंस है, एल स्क्वायर मास किलोग्राम में आएगा, तो एम इंटू एम हो जाएगा। तो बनाओ इसकी भी। ये बनवाई नहीं गई किसी ने, क्या रही मैं आपसे। हाँ भाई, बनवाई नहीं है किसी ने, तो फिर बनाओ। देखो पेन चलाने का नाम कभी निकलेगा जब पेन खुद चलाओगे, मैं तो यहाँ सबकी ईएमआई निकाल दूंगा। लेकिन मुद्दा ईएमआई आपने निकालनी है, मुझे नहीं। एग्जाम किसे देना है? किसने देना है एग्जाम? आप लोगों ने या मुझे? हाँ तो तुम्हें पेन किसने चलाना पड़ेगा? मैं नहीं चलाऊंगा। आज तो कम है, मैं काम कम करूंगा, तुम्हें ज्यादा काम ज्यादा करना पड़ेगा क्लास में मुझे। ठीक है, ध्यान रखना। उनकी तरह आज तो सिर्फ कुछ ही, कोई लेक्चर नहीं था, एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। कल से इसके कल मैं इसके वो पढ़ूंगा आपको, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। तो उनके बेस्ट क्वेश्चन करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ जो जहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आज के लेक्चर में यही समाप्त करते हैं। ठीक है, या और पढ़ाऊं?